वेलकम टू ईच ऑफ एकेडमी। आई एम डॉक्टर गीतांजलि। करंट अफेयर सीरीज में आज का टॉपिक है सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी सीईसी की रिपोर्ट ऑन कैंपा। देखो कैंपा क्या है, इसका फुल फॉर्म है कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। तो सीईसी इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया था। कैंपा क्या है, दिस इज फॉर एफॉरेस्टेशन जो होता है कंट्री में, उसका जो फंड है उसको ये मैनेज करता है। तो उसी पे रिपोर्ट अभी दी है किसने, सीईसी ने। तो देखते हैं इसमें। तो अकॉर्डिंग टू सीईसी रिपोर्ट के हिसाब से जितना भी जो भी फंड है एफॉरेस्टेशन के लिए, जितना भी फंड आता है उसका 85% ऑफ द प्लांट एरिया अचीव्ड। 85% तो उससे एफॉरेस्टेशन हुआ है, लेकिन प्रॉपर एफॉरेस्टेशन नहीं हुआ है, उसमें काफी ज्यादा गैप्स देखने को मिले हैं। तो देखते हैं हम इसे। तो सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटेड सीईसी यानी सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी एक बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, ये असेस करने के लिए कि जो कॉम्पनसेटरी एफोरेस्टेशन जो होता है उस पे अपनी रिपोर्ट देने के लिए। तो सीईसी की रिपोर्ट के हिसाब से 85% ऑफ टारगेट तो अचीव हुआ है, लेकिन जो कैंपा फंड है, जितना फंड इकट्ठा हुआ था, जितने भी फाइनेंसेस आए थे, उसमें से सिर्फ 67.5% ही यूटिलाइज हो पाया है। बाकी का यूटिलाइजेशन यहाँ पे नहीं हुआ है। तो पहले हम समझते हैं कि कैंपा फंड है क्या। कोई भी इंडस्ट्री है अगर, तो उसको अगर फॉरेस्ट को कट करना है और अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करना है यहाँ पे, तो अगर इंडस्ट्री सेटअप करना है तो इतना पूरा एरिया उसको कट करना पड़ रहा है। तो अब उसके लिए मैंडेटरी होता है कि वो उतनी ही एरिया में एफॉरेस्टेशन करे, और जो भी इसका वैल्यू है, नेट वैल्यू, उतना उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ता है, उतना उसको मॉनेटरी उसको पे करना पड़ता है उतना। ठीक है, तो दैट इज कॉम्पनसेशन इन मॉनेटरी वैल्यू टू बी डिपॉजिटेड अलोंग विद द नेट वैल्यू ऑफ द लैंड। एक तो जो लैंड एरिया है उसकी जितनी भी वैल्यू है उतने उसको पे करना पड़ेगा, एंड एज वेल एज उस अथॉरिटी को या फिर उस कंपनी को या फिर इंडस्ट्री को यहाँ पे जितना भी एरिया, सपोज उसने अगर 100 हेक्टेयर का जो एरिया है उसे इस्तेमाल किया, यहाँ पे कट किया है, तो उतना ही 100 हेक्टेयर का एक एरिया में एफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा उस इंडस्ट्री को। ठीक है, तो उसके लिए जो जितना भी वो फंड देते हैं, वो फंड कहाँ पे आ जाता है, वो पूरा पे किस में जाता है, वो जाता है कैंपा फंड के अंडर में। तो कैंपा फंड बना किस तरीके से, 2002 में कैंपा फंड बनाया था किसने, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था। अंडर टीएन गोदावर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ था एक फॉरेस्ट से रिलेटेड, उसी के अंडर में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एक कैंपा फंड बनाने की जरूरत है एफॉरेस्टेशन करने के लिए। तो 2004 में कैंपा फंड बनाया था गवर्नमेंट ने, ताकि मैनेज किया जा सके कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड। मतलब कि जो कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन करना है उसके लिए हम फंड को इकट्ठा कर सकें इसके अंडर में, कैंपा फंड के अंडर में। तो अब इस ये जो फंड है, इस पे जो कैग की भी रिपोर्ट इस पे आती है। कैग उसको ऑडिट करता है। कैग क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये जितने भी हमारे गवर्नमेंट सेक्टर है उनमें जितना भी सेंटर से जो भी पैसा जाता है, उन सब का ये ऑडिट करते हैं कि वो पैसे सही प्रोजेक्ट्स पे स्पेंड हुए हैं नहीं है, उसकी पूरी की पूरी ये रिपोर्ट देते हैं। तो कैंपा फंड में जितने भी पैसे आते हैं, जो भी इंडस्ट्रीज पे करती हैं यहाँ पे, अब वो फंड का कहाँ पे यूटिलाइजेशन हुआ है, कहाँ पे नहीं हुआ है, उसकी रिपोर्ट कौन देगा, कैग देगा उसकी रिपोर्ट। तो 2013 में जो कैग रिपोर्ट थी, उन्होंने मेंशन किया था कि जो कैंपा फंड है वो अनयूटिलाइज्ड है। मतलब कि जो इंडस्ट्री है वो फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं और उसका फिर वो पे कर रहे हैं, जो कि कैंपा फंड में पैसे आ रहे हैं, लेकिन वो जो पैसे आ रहे हैं कैंपा फंड में, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। उसका यूटिलाइजेशन फिर से एक नया फॉरेस्ट डेवलप करने में या प्लांटेशन में यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है उसका। दैट फंड इज अनयूटिलाइज्ड। तो ये रिपोर्ट थी कैग की, 2013 में इन्होंने दिया था। तो उसके बाद ही फिर यहाँ पे एक एक्ट बनता है 2016 में, CAF कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन एक्ट 2016, और इसको लागू किया गया था 2018 में। ये जो CAF एक्ट बनता है 2016 में, इसके अंडर में ही फिर एक कैंपा अथॉरिटी बनाई जाती है। तो कैंपा मीन्स कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। मतलब कि जो कैंपा फंड के अंदर जितने भी पैसे आ रहे हैं, चाहे 100 करोड़ है या 500 करोड़ है, उसको मैनेज करेगी, उसका मैनेजमेंट और उसकी प्लानिंग करेगी ये कैंपा अथॉरिटी। ये डिसाइड करेगी कहाँ पे प्लांटेशन करना है, कहाँ पे हमको रिफॉरेस्टेशन करना है। तो दिस इज कैंपा। तो कैंपा क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब कि इसको एक एक्ट के अंडर में
बनाया गया है। कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 के अंडर में ये बना है। कोई भी बॉडी जो है, कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर किसी एक्ट के अंडर में बनता है तो वो क्या, उसे हम क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी हम कहते हैं। तो कैंपा अथॉरिटी क्या है, ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 के अंडर में ये बनाया गया है। इसका काम क्या है, जितना भी पैसा आता है कैंपा फंड में, उसको मैनेज करना, उसको देखना कि वो फंड प्रॉपरली कलेक्ट हो रहा है, और उससे फिर एफॉरेस्टेशन करवाना, प्लांटेशन करवाना, ये काम है कैंपा अथॉरिटी का। इसके साथ ही कुछ डेडिकेटेड फंड्स यहाँ पर बनाए गए थे, जैसे कि नेशनल CAF, नेशनल कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड, जिसे कि मैनेज किया जाता है। इसे सेंट्रल लेवल पे मैनेज किया जाएगा। तो कौन मैनेज करेगा, MOEFCC यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। इसको मैनेज किया जाता है अंडर पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। और इसके साथ ही स्टेट CAF भी बनाए गए थे, स्टेट कैंपा एफॉरेस्टेशन फंड। इसको मैनेज करता है जो स्टेट है या यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, वो उसको मैनेज करेगा। अब इसमें जितना भी फंड आता है कैंपा में, उसका 90% डिफरेंट स्टेट्स को मिल जाता है, क्योंकि फॉरेस्टेशन का काम कौन करवाएगा, स्टेट ही करवाएगा। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जितने भी फॉरेस्ट हैं वो करवाएंगे। तो 90% जो भी फंड्स हैं वो चले जाते हैं स्टेट में, यूटीज में एफॉरेस्टेशन के लिए। 10% जो है वो सेंटर के पास होते हैं। ठीक है, तो जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी ने अपना स्टेट कैंपा अथॉरिटीज स्टैब्लिश करी है, एक्सेप्ट नागालैंड को छोड़ के। कैग जो है, कैग यहाँ पे एनुअली ऑडिट करते हैं, देखते हैं कि ये जो नेशनल और स्टेट कैंपा जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है, वो जो फंड है उसको प्रॉपरली यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, उसका एफॉरेस्टेशन के लिए ही यूज किया जा रहा है या फिर कहाँ पे उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये जो कैंपा फंड है, जितने भी इसमें आ रहे हैं फंड्स, उसका क्या क्या एक्टिविटीज करी जा सकती है, कहाँ कहाँ पे उसको यूज किया जा सकता है। सबसे पहले तो एफॉरेस्टेशन के लिए यूज करा जाएगा उसको, चाहे वो कॉम्पनसेटरी हो, मतलब कि अगर किसी इंडस्ट्री ने यहाँ पे कट कर दिया है फॉरेस्ट, तो फिर वो कॉम्पनसेटरी उतनी एरिया में एफॉरेस्टेशन करना ही पड़ेगा। किसी दूसरी एरिया को चूज करना होगा जो उतना ही हो, उतने ही एरिया हो, उसे वहां पे फॉरेस्टेशन करना कंपलसरी है। तो वो तो कॉम्पनसेटरी फॉरेस्टेशन में आता है, तो कैंपा फंड तो उसमें जाएगा ही। साथ में अगर कहीं पे एडिशनल प्लांटेशन किया जा रहा है, पीनल, यानी कि किसी को एक पेनल्टी मिली है कि आपको ये फॉरेस्टेशन करना है, तो वहां पे भी कैंपा फंड का इस्तेमाल होगा। कैचमेंट ट्रीटमेंट मतलब जो हमारे रिवर्स वगैरह जाती है, जंगल जो फॉरेस्ट के एरियाज है उसके जितने भी स्ट्रीम्स वगैरह है, उनमें अगर कुछ करना है, ठीक है, कैचमेंट ट्रीटमेंट। नेचुरल रीजनरेशन करना है, जो फॉरेस्ट है वो थोड़ा डिग्रेड हुआ है लेकिन फिर भी नेचुरली वो, उसको थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए तो वो दोबारा से पेड़ वहां पे ग्रो कर सकते हैं, तो वहां पे भी फंड का इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा जो कैंपा फंड है उसका इस्तेमाल किया जाता है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। विलेज रिलोकेशन फ्रॉम प्रोटेक्टेड एरियाज, जो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जैसे कि नेशनल पार्क है, अगर कोई एरिया नेशनल पार्क अगर बन जाता है तो फिर वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो जाता है। वहां पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज को अलाउ नहीं कर सकते, तो जो लोग पहले से ही वहां पे रह रहे थे, अब उनको उस एरिया से बाहर निकालना पड़ेगा, रीलोकेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो विलेज रीलोकेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है फंड का। इनिशिएटिव्स फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब जो हमारे फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, फॉरेस्ट में जो काम कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग देना कि वो किस तरीके से प्लांटेशन करेंगे या फिर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट करेंगे, उसे हम कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग। उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, देखो फॉरेस्ट के लिए या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है फॉरेस्ट के अंडर में, वहां पे भी कैंपा फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जो CEC की रिपोर्ट है, अब ये रिपोर्ट क्या कहती है, की फाइंडिंग्स ऑफ CEC। CEC क्या है, सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी। तो ये CEC को इस्टेब्लिश किया था सुप्रीम कोर्ट ने, ताकि वो चेक करे कि जो कैंपा फंड में जितना भी फिनेंसेस है उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। तो इनकी जो रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग टारगेट अचीवमेंट, कितना टारगेट अचीव किया गया है। देखो इंडिया में टारगेट कितना था, लगभग 2 लाख हेक्टेयर की जितनी एरिया है वहां पे एफॉरेस्टेशन करना था, लेकिन हुआ कितने में है, 1.78 लाख हेक्टेयर में ही एफॉरेस्टेशन हुआ है, जो कि 85% है। मतलब 85% एरिया में एफॉरेस्टेशन हुआ है, बाकी 15% एरिया में एफॉरेस्टेशन नहीं हुआ है। ये रिपोर्ट है 2019 से लेकर 2024 के बीच में।
कैंपा फंड यूटिलाइजेशन, अब एरिया तो 85% में एफॉरेस्टेशन हुआ है, फंड कितना यूज हुआ है, ओनली 67.5%, जितना भी फंड आया था कैंपा में उसका 67.5% यहाँ पे यूज हुआ है। मतलब कि टोटल फंड था 38,500 करोड़, उसमें से 26,000 करोड़ का इस्तेमाल किया गया है, बाकी का इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है। स्टेट्स में भी वेरिएशन देखने को मिला है। कुछ स्टेट्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया यहाँ पे, हाई परफॉर्मेंस, जैसे कि गुजरात है, चंडीगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, इन्होंने अपने टारगेट 100% अचीव किए हैं, जितने एरिया में एफॉरेस्टेशन करना था उतना कंप्लीट किया है। कुछ हैं जो कि लो परफॉर्मेंस हैं, जैसे कि मेघालय है, उन्होंने सिर्फ 22.3% एरिया में ही एफॉरेस्टेशन किया है। हाई फंड यूटिलाइजेशन, देखो ये क्या है, ये तो है कि कितने परसेंट लैंड में उन्होंने अपना एफॉरेस्टेशन किया है। अब फंड का यूटिलाइजेशन, कुछ राज्यों ने 100% फंड यूटिलाइजेशन किया, जैसे कि मणिपुर है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, जितना भी इनके पास में था स्टेट फंड एफॉरेस्टेशन के लिए, उसका 100% इन्होंने यहाँ पे यूज किया है। कुछ राज्यों ने लो फंड यूटिलाइजेशन, ज्यादातर जो राज्य हैं, ठीक है, ज्यादातर जो स्टेट्स हैं उन्होंने लो फंड यूटिलाइजेशन किया है, मतलब कि पूरा यूटिलाइजेशन नहीं किया है। अगर पूरा फंड यूटिलाइजेशन होता इसका मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा एफॉरेस्टेशन होता, उतने ज्यादा प्लांट्स यहाँ पे ग्रो करे जाते। बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज ऑप्शनल्स, फॉरेस्ट्री एंड जियोलॉजी ऑप्शनल, यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल एंड यूजीसी नेट जेआरएफ. Course registration link is given in the description box. For any query or doubt, you can contact us on the given numbers. देखो अब चैलेंजेस क्या क्या है, जो सीएएफ एक्ट है, कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट है 2016 का, उसको इम्प्लीमेंट करने में कुछ चैलेंजेस हैं। होता यहाँ पे ये है कि जो एरिया कट करी गई है, सपोज ये फॉरेस्ट की एरिया थी और ये इंडस्ट्री यहाँ पे इस्टेब्लिश करी गई है, होता यह है कि जो फॉरेस्ट की जो एरिया है उसके आसपास की ही एरिया में, उससे जो लगी हुई एरिया है, जो एडजेसेंट है और जो कॉन्टिग्यूअस है, वहीं पे अगर फॉरेस्टेशन किया जाए तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये फॉरेस्ट का एरिया है, उसके पास की ही एरिया में अगर हम फॉरेस्टेशन कर सकें, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है कि उसके पास की एडजेसेंट एरिया हमको मिल सके फॉरेस्टेशन के लिए, ठीक है, तो ये एक बड़ा इशू है यहाँ पे। सूटेबल नॉन फॉरेस्ट लैंड अनअवेलेबल होता है। अब जो लैंड है वो सूटेबल भी होना चाहिए फॉरेस्ट ग्रो करने के लिए, ऐसा नहीं कि हम किसी वेस्ट लैंड में अगर हम फॉरेस्ट ग्रो कर रहे हैं जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की बहुत कमी है या फिर सॉइल अच्छी नहीं है, तो उन एरियाज में अगर हम फॉरेस्ट ग्रो कर भी रहे हैं तो एक अच्छा फॉरेस्ट हम नहीं वहाँ पे ग्रो कर पाएंगे। तो सूटेबल लैंड्स की यहाँ पे अनअवेलेबिलिटी है, ठीक है। लैंड प्रोवाइडेड इज अनसुटेबल फॉर प्लांटेशन, अनफिट फॉर अदर प्रोडक्टिव यूजेस, प्रोडक्टिव यूज उसका नहीं हो पाता है। ऑल्सो जो कैंपा फंड है उसके अंदर जो भी फंड है उसको और स्कीम्स में भी डाइवर्ट किया गया है, जैसे कि जो ग्रीन इंडिया मिशन है उसके लिए, या फिर और भी स्कीम्स है उनमें भी उस फंड को डाइवर्ट किया गया है। तो ये क्या है, इसके चैलेंजेस हैं। इकोलॉजिकल भी कुछ लिमिटेशंस हैं। देखो जब भी एफॉरेस्टेशन होता है, एक जंगल जो है या फिर फॉरेस्ट को कट करके इंडस्ट्री उन्होंने ग्रो करी और फिर दूसरी जगह पे वो उसका एफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो ज्यादातर जगहों पर मोनोकल्चर प्लांटेशन होता है, मतलब एक ही टाइप के प्लांट को ग्रो कर दिया जाता है, दिस इज मोनोकल्चर, ये एक ही स्पीशीज जो है उसी को ग्रो कर देंगे। लेकिन फॉरेस्ट इस तरीके से डेवलप नहीं होता। फॉरेस्ट में बहुत सारे टाइप के प्लांट्स आपको मिलेंगे, अलग अलग बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी होती है, क्योंकि हर एक प्लांट का, हर एक एनिमल या माइक्रोब, सबका एक इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होता है, उनका एक कंट्रीब्यूशन होता है उस पूरे फॉरेस्ट को बनाने में। तो अगर एक ही टाइप के हमने प्लांट अगर बना लिए तो उससे फॉरेस्ट को डेवलप करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारी स्पीशीज होती है, जैसे कि अगर हम देखें एक डियर स्पीशीज है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर टाइप के प्लांट को वो खाएगा। अब रैबिट है, उसको उसका प्रिफरेबल जो प्लांट है वो दूसरा प्लांट है, ठीक है। इसके अलावा कोई और हर्बीवोर प्लांट, हर्बीवोर है, वो किसी तीसरे टाइप के प्लांट पे डिपेंड है। तो अगर हम एक ही स्पीशीज को ग्रो करेंगे, मोनोकल्चर करेंगे, तो इतने सारे जो स्पीशीज है जो अलग अलग प्लांट्स पे डिपेंड है, वो कैसे ग्रो होंगे? तो उससे एक अच्छा फॉरेस्ट हम यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते। तो ये क्या है, इसका इकोलॉजिकल लिमिटेशन है। तो मोनोकल्चर ज़्यादातर किया जाता है, जिससे कि बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर रिड्यूस होती है, बायोटिक प्रेशर होता है, डिस्टर्ब इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। एज इफेक्ट, एज इफेक्ट मतलब कि जैसे बायोडाइवर्सिटी का कम होते जाना, अगर हम एक ही तरीके की अगर प्लांट स्पीशीज या एनिमल स्पीशीज ग्रो करती है तो धीरे धीरे उनका नंबर भी कम होने लगता है, एक इकोसिस्टम इंटीग्रिटी यहाँ पे काफ़ी वीक हो जाती है।
इसके साथ ही और चैलेंजेस है जैसे कि ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग मतलब जो कंपनीज है, जो इंडस्ट्रीज है, जिन्होंने फॉरेस्ट को कट किया, तो वो उतने अच्छे से प्लांटेशन करते नहीं है, या फिर करवाते नहीं है। उसे हम कहते हैं ग्रीन वॉशिंग। मतलब हमें लगता है कि अच्छा एफॉरेस्टेशन हो रहा है, लेकिन वो क्या करते हैं, जैसे कि कॉमर्शियल प्लांटेशन अगर कर लेते हैं वहां पे, जैसे कि रबर के पेड़ है या रेजिन है, जिसका कि कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस है, उसे भी ग्रो करने का ट्राई किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन वॉशिंग, जो कि सही नहीं है फॉर फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा राइट्स वायलेशन भी होते हैं। जो जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स वहां पे रह रहे हैं उस फॉरेस्ट एरिया में जिसे कट किया गया है, ठीक है, उनको कुछ राइट्स मिलते हैं अंडर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। देखो, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 यहाँ पे पास हुआ था, जिसके अंडर में जो बहुत टाइम से जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं उनको फॉरेस्ट में थोड़े बहुत राइट्स मिलते हैं, ताकि उनके सर्वाइवल के लिए। अगर फॉरेस्ट ही यहाँ पे कट कर दिए जाएंगे तो उनके भी यहाँ पे जो राइट्स हैं वो वायलेट होते हैं। ठीक है, तो यूनिलेटरल फंड कंट्रोल, अब जो फंड आया, अब यहाँ पे फॉरेस्ट कट किए गए और उसके बाद जो इंडस्ट्री है उसने कैंपा में यहाँ पे फंड दिया। अब इसको पूरा मैनेज कौन कर रहा है? इसको गवर्नमेंट मैनेज कर रही है। इसमें जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो यहाँ पे रहते हैं उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है, उनको कोई भी बेनिफिट यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है, तो उनके भी राइट्स यहाँ पे वॉयलेट होते हैं। तो पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल गैप्स भी यहाँ पे देखे जाते हैं, बिकॉज ये गवर्नमेंट के काम है, तो इसमें बहुत सारे डिलेज होते हैं। जितने भी प्लान्स है, एफॉरेस्टेशन के प्लान है, उस प्लान के सबमिशन में डिले होगा, फिर उसके लिए जो फंड रिलीज करना है उसमें डिले होता है। लैक ऑफ डेडिकेटेड कैंपा ऑफिसेस भी नहीं अभी तक प्रॉपरली बने हैं, ठीक है, तो ब्यूरोक्रेटिक नेचर होता है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिले होता है हर काम में, टाइमलाइंस नहीं होती यहाँ पे प्रॉपर, कि हमको इस पर्टिकुलर टाइमलाइन पे, इस डेडलाइन तक हमको काम करना है, ये सब यहाँ पर नहीं होता। ये भी इसकी एक कमी है। आईपीसीसी 2023 की जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने कहा है कि बहुत सारी जगहों पे ये एफॉरेस्टेशन का काम होता है, कि एक जंगल को यहाँ पे आप कट करो और उसके साथ में फिर उसका एफॉरेस्टेशन कर दो दूसरी जगह पे। लेकिन ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। बिकॉज जो जंगल है, जो फॉरेस्ट है, वो पूरा एक इकोसिस्टम है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। जो फॉरेस्ट बहुत सालों से वहां पे ग्रो कर रहा है, सेंचुरीज से वो फॉरेस्ट पूरा ग्रो कर रहा है, वहां पे माइक्रो बायोम है, अलग अलग टाइप के माइक्रोब्स वहां पे प्रेजेंट है, अलग अलग टाइप के जानवर वहां पे रहते हैं, बहुत सारी प्लांट स्पीशीज है। उनको हम कट करके एक नई एरिया पे हमें ऐसा लग रहा है कि हमने एफॉरेस्टेशन कर दिया है, लेकिन उस पूरी बायोडाइवर्सिटी को हम वहां पे ग्रो नहीं कर पाते हैं। वो एक ह्यूज लॉस है। वो बस सिर्फ हमें लगता है डॉक्यूमेंट्स में कि हमने एफॉरेस्टेशन कर दिया है, उससे हमें जो नेट इकोलॉजिकल जो लॉस होता है, जो जितने भी हमको बेनिफिट्स मिल रहे थे उस पूरे इकोसिस्टम से, वो हमें नहीं मिलता है। तो एफॉरेस्टेशन को अवॉइड करना है। अवॉइड करना मतलब कि जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज को ऐसी जगहों पे सेटअप किया जाए, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो फॉरेस्ट एरिया से बाहर हो, ताकि हमें फॉरेस्ट कट ही ना करने पड़े। बिकॉज एफॉरेस्टेशन इज नॉट अ सॉल्यूशन, अकॉर्डिंग टू आईपीसीसी की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो हम मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं? यहाँ पे हमने देखा कि कैंपा में बहुत सारी कमियां हैं, तो इसको हम स्ट्रॉन्ग करने के लिए इकोलॉजिकली वायबल एफॉरेस्टेशन करने की ज़रूरत है। यहाँ पे इस तरीके का हम एफॉरेस्टेशन करें जो कि एक अच्छा फॉरेस्ट हमको मिल सके, उससे इकोलॉजिकली वो वाइबल हो। तो नियर एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट टू एनहांस इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी, मतलब हम एफॉरेस्टेशन के लिए हम कोशिश ऐसी कर सकते हैं कि जो पहले से ही जो फॉरेस्ट एरिया है उसके आसपास की ही जगह पर अगर हम फॉरेस्ट को ग्रो करें, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे जितने भी जानवर रहते हैं वो भी यहाँ पे जा सकते हैं एडजेसेंट एरिया में। अगर ये जो एनिमल्स हैं, अगर उनका मूवमेंट यहाँ पे होता है, तो उससे भी एक इकोसिस्टम यहाँ पे डेवलपमेंट होने में मदद मिलती है, ठीक है, इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी बनती है। इससे एज इफेक्ट रिड्यूस होता है। एज इफेक्ट का मतलब क्या है? एज इफेक्ट मतलब कि बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाती है। अगर हमने एक आइसोलेटेड जगह पे अगर हमने कुछ प्लांट्स ग्रो कर लिए, वहां पे कोई बायोडाइवर्सिटी नहीं है, ठीक है, तो वो रिड्यूस करने की जरूरत है एज इफेक्ट को। सर्वाइवल रेट भी यहाँ पे बढ़ जाता है। रिजॉल्व लैंड अवेलेबिलिटी इश्यूज को भी रिजॉल्व करने की यहाँ पे हमको जरूरत है। फंड यूटिलाइजेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, देखो जो फंड यूटिलाइजेशन है उसमें ट्रांसपेरेंसी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला तो टाइमली फंड रिलीज, अगर कोई प्रोजेक्ट अप्रूव हो भी जाता है कि इस एरिया में प्लांटेशन करना है, उसके लिए अगर फंड टाइम से रिलीज ही नहीं होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा डिले पाया जाता है, जो ब्यूरोक्रेटिक काम है उसमें।
तो टाइमली फंड रिलीज की ज़रूरत है, एनुअल प्लान्स बनाने की ज़रूरत है विथ क्लियर टाइमलाइन कि हमको 1 साल के अंदर कितने प्लांटेशन करना है, उसका एक क्लियर टाइमलाइन होना चाहिए। एंड स्ट्रेंथ ऑडिट्स, ऑडिट का काम भी यहाँ पे प्रॉपर ऑडिटिंग की ज़रूरत है ताकि पता चल सके कि प्रॉपरली प्लांटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। ऑल्सो कम्युनिटी लेड अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि जो पूरा फॉरेस्ट की एरिया है वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, उनको भी इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो शिफ्ट फ्रॉम मोनोकल्चर टू नेटिव। अब जो मोनोकल्चर मतलब एक ही स्पीशीज के जो प्लांट लगा दिए जाते हैं प्लांटेशन करने के उस पे, तो मोनोकल्चर नहीं करना है, वहाँ पे हमें नेटिव जो प्लांट्स है उस फॉरेस्ट एरिया में जितने भी जो नेटिव वहाँ पे जो पहले से ही जो नेचुरली जो ग्रो करते हैं प्लांट्स, उनको ग्रो करने की ज़रूरत है। मल्टी स्पीशीज प्लांटेशन, बहुत अलग अलग तरीके के स्पीशीज को प्लांटेशन की ज़रूरत है यहाँ पे। ऑल्सो जो ट्राइबल्स वहाँ पे रहते हैं उनको इन्वॉल्व करना है। फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो भी वहाँ पे पहले से ही रहते आ रहे हैं, उनको क्योंकि नॉलेज भी होता है, दे हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज, वो बहुत टाइम से वहाँ पे रह रहे हैं जंगलों में, तो उनको बहुत नॉलेज होता है। एंड ऑल्सो उनका जो राइट है फॉरेस्ट राइट 2006, वो भी यहाँ पे कंप्लीट करने की ज़रूरत है, बिकॉज दे ऑल्सो हैव राइट्स ओवर दी फॉरेस्ट लैंड, तो वो भी फुलफिल करने की ज़रूरत है यहाँ पे। जो ग्रीन वॉशिंग है उसे प्रिवेंट करने की ज़रूरत है, जैसे ग्रीन वॉशिंग में जो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल जो प्लांट है सिर्फ उसको प्लांटेशन अगर करने की कोशिश करी जा रही है तो उसको भी रोकने की ज़रूरत है। सोशो इकोलॉजिकल जस्टिस भी यहाँ पे लाने की ज़रूरत है। अदर देन दैट लीगल एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स, देखो तो लीगल एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स तो सबसे पहले यही कि सेट टाइम बाउंड एफॉरेस्टेशन टारगेट होना चाहिए कि हमको 1 साल के अंडर इतनी एरिया में कर देना है। ठीक है, एंड ऑल्सो इन्फोर्स पेनल्टीज फॉर वायलेशन, अगर कोई भी इंडस्ट्री का सेट टारगेट है, एक टाइमलाइन है, उस पे अगर वो नहीं यहाँ पे फॉरेस्टेशन करता है तो उनको और पेनल्टीज उन पर लगाने की ज़रूरत है ताकि वो टाइमली फॉरेस्टेशन करें। और एक जो फॉरेस्ट है या फिर जो हमारा फॉरेस्ट है वो ग्रो कर सके प्रॉपरली और कैंपा फंड का यूटिलाइजेशन हो सके। You can join our affordable courses for your better preparation. Registration link is given in the description box.